नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के करौली की। करौली में भाजपा की न्याय यात्रा निकलवाने के लिए आ रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित अन्य भाजपा और मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करौली जिले की सीमा पर सलेमपुर के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और दौसा की तरफ ले गई। बाद में सभी को रिहा भी कर दिया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस, 10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 15 उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के अलावा आरएसी की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। करौली जिले में गंगापुर सिटी, हिंडौन मार्ग सहित सभी मार्गों पर प्रवेश करने पर पुलिस ने रोक लगा दी और नाकाबंदी कर दी। इधर खाद्य सुरक्षा में केंद्र की मोदी सरकार की भाजपा ने सराहना की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यूपीए शासन ने घर घर गरीबी हटाओ के नारे ही पहुंचाए, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के घर तक राहत पहुंचाई है। राठौड़ ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया, जिसमें 1000 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं था। इसमें सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का खर्चा वहन किया। उधर महंगाई पर प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर बैठे कलम की ताकत से वैट कम करके जनता को राहत दे सकते हैं। इस दौरान तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी गुरुकुल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। ईस्टर्न कैनाल पर उन्होंने कहा कि पिछला वसुंधरा सरकार में प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन इस सरकार के आते ही काम बंद हो गया। यूपीए और कांग्रेस के समय घर घर तक गरीबी हटाओ के नारे पहुंचते थे। केवल नारे वहां तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंदर वहां पर योजनाएं पहुंच रही हैं। पिछले 2.5 साल लगातार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भेजा हुआ निशुल्क राशन पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति, हर घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। अगर परिवार के अंदर 8 लोग हैं तो 5-5 करके 40 किलो गेहूं या 40 किलो चावल लगातार पिछले 2.5 साल से पहुंच रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1000 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के घर पर ये मुफ्त राशन पहुंचा है और जिसमें तकरीबन 8,500 करोड़ का खर्चा आया है। मैंने सुना था राजस्थान सरकार सड़कों पे उतरने वाली है। क्या ये भूल गए कि ये सरकार में है? क्या ये भूल गए कि ये मुख्यमंत्री हैं? अगर नहीं भूले या अगर भूल गए हैं तो हम उनको याद दिला देते हैं। एक कलम की ताकत से राजस्थान जो नंबर 1 है वैट के अंदर, एक कलम की ताकत से मुख्यमंत्री अपने कमरे में और दफ्तर में बैठ के कम कर सकते हैं, लेकिन ताकत नहीं है, दम नहीं है। सिर्फ नारे देना, यह इनकी परंपरा रही है। तो ये सारी ढकोसले हैं, ये सारा का सारा धोखाधड़ी है। जनता को मूर्ख बनाने का तरीका बना रखा है। ये सब गुरुकुल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए। ओवैसी ने करौली उपद्रव मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में विफल साबित हुई है। वहीं भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा इस मामले का ध्रुवीकरण कर रही है। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का।
और उनकी नाअहली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया। रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्मों और वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी वाले राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशान हैं। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। भाजपा के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं। इससे तनाव बनाने की उनकी कोशिश है, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। तो करौली उपद्रव को लेकर भाजपा की न्याय यात्रा भी आज निकलने के लिए रवाना तो हुई, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित अन्य भाजपा और मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। वो सभी इसमें शामिल हुए प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं को करौली जिले की सीमा पर सलेमपुर के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और दौसा की तरफ ले गई। बाद में सभी हिरासत में ले लिए गए और इन नेताओं को फिर रिहा कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस, 10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 15 उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के अलावा आरएसी की 2 कंपनियों को भी तैनात किया गया। करौली जिले में गंगापुर सिटी, हिन्नौन मार्ग सहित सभी रास्तों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। दौरे पर है, उन्होंने भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार पर हमला बोला। आज जो सियासी माहौल चल रहा है राजस्थान में, उसको लेकर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उमेन दाधीच जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेन जी, राजस्थान जो है उसमें करौली का जो मामला रहा, आज जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, चाहे हम तेजस्वी सूर्या की बात करें, उन्होंने वहां पर अपनी एक यात्रा को लेकर आगाज किया था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें रोक दिया गया, या फिर असदुद्दीन ओवैसी रहे, वो यहां पर आज आए, उन्होंने राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश की। राजस्थान अब नेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंटर बनता हुआ जा रहा है। उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, करौली में जो कुछ हुआ है इसे लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। इसके लिए दोनों ही बातें मैं एक बात मुख्य कहना चाहूंगा प्रभाष जी, कि सरकार का दायित्व तो बनता है कि कानून व्यवस्था पे नियंत्रण रखे, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसको देख के लगता है कि थोड़ी कहीं न कहीं भूल हुई है। इस भूल को भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए सरकार को सावचेत होने की आवश्यकता है। देखिए, इतना बड़ा जो प्रशासनिक इलाका है करौली के मामले में पहले भी प्रशासन को मालूम था कि कुछ इलाके संवेदनशील है। संवेदनशील इलाकों में सरकार को तत्परता देखनी चाहिए थी। अब बात आती है कि किस प्रकार से जमावड़ा हुआ, किस प्रकार से जो लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए, ये सब एक सोचने का मुद्दा है। अब देखिए, सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन इस बात को कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमने लापरवाही बरती, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है के बाद में स्थिति को संभालना प्रशासन का दायित्व बनता है। प्रशासन ने बाद में अपना दायित्व निभाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घटना क्यों घटी और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे, और जो लोग इस घटना के लिए दोषी थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कार्रवाई का इतना लंबा समय क्यों इंतजार किया गया।
मुख्य बात यह कि एफआईआर में किन लोगों के नाम है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर भी पुलिस ने ही लिखी है, किसी संगठन की तरफ से लिखाई नहीं गई है जी। तो एफआईआर को आधार मान के कार्रवाई जानी चाहिए जी। उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि फिलहाल राजस्थान सरकार के सामने जो चुनौती है वो ना सिर्फ विपक्ष को उसको जवाब देना है, बल्कि अब जो धीरे धीरे मुद्दा राजस्थान से बाहर एक नेशनल इशू बनता जा रहा है, नेशनल लेवल पर इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। चाहे हम एआईएमआईएम प्रमुख की बात करें या फिर तेजस्वी सूर्या भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राजस्थान के यहाँ पर करौली पहुंचे और उन्होंने एक यात्रा निकालने की कोशिश की। अब इसे एक नेशनल इशू बनाने से भी उनको रोकने के लिए मेहनत करनी होगी गहलोत सरकार को। देखिए, मुद्दा कोई भी कोशिश नहीं की जाती, नेशनल इश्यू बन गया है। हम ये नहीं कह सकते बनाने की कोशिश नहीं, नेशनल इश्यू है। देखिए, जहां आप देखिए केंद्र में अलग दल की सरकार है और राजस्थान में अलग दल की सरकार है, इसलिए नेशनल इश्यू तो बनेगा ही बनेगा। और ये यहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इसलिए बीजेपी अपने विपक्षी दल के यदि धर्म को निभा रही है तो इसमें गलत कहां है। इसलिए हम ये कह सकते हैं नेशनल इश्यू तो था, ये जिस दिन घटना घटी उस दिन से। लेकिन सवाल ये है कि नेशनल इश्यू के साथ साथ में कोई भी दल अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेके, ये इसमें संवेदनशीलता दिखाए और साथ में ये देखे कि दोषी लोगों जो है, घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये बात सही है कि अगर कोई मामला सामने आया है तो उस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो दोषी हों उनको गिरफ्तार किया जाए, दोषियों को बख्शा नहीं जाए। हालांकि कहा सरकार की तरफ से जा रहा है, लेकिन अगर इस मामले को पूरा जल्दी निपटाया जाता है तो जाहिर तौर पर इस मामले को निपटाने के साथ की जो इसे अब सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, वो कम से कम खत्म होगा और एक बार फिर राजस्थान, जिसे सौहार्द की धरती कहा जाता है, उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच राजस्थान सरकार के लिए जो चुनौती है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाए और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, वो है रूस यूक्रेन जंग को लेकर। इस जंग को जल्द ही 50 दिन पूरे होने वाले हैं और इस बीच रूस ने 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने खमेलनित्स्की और कीव में 2 हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने दावा किया है कि जंग में अब तक रूस के 19,500 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने रूस के 732 टैंकों और 157 विमानों को तबाह करने का दावा किया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना पहले ही पूरे यूक्रेन को तबाह कर चुकी है, अब हम उन्हें हमारे किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करने देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम पहले ही कई सैनिकों और नागरिकों की जिंदगी गंवा चुके हैं, अब हम और जनता को नहीं खोना चाहते। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ये जानते हैं कि शांति समझौते में यूक्रेन को रूस को देने का दबाव बनाया जाएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने देश का कोई भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन हमारे देश के दक्षिणी हिस्से को लेना चाहते हैं और क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चाहते हैं, वो इसे मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम पहले ही ये सब कर लेते और ये युद्ध ही नहीं होता। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर वाशिंगटन लौटने के लिए एयरफोर्स 1 पर सवार होने से कुछ समय पहले आयोवा में बोलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुतिन यूक्रेन में नरसंहार कर रखे गए। यूक्रेन में हजारों लोगों और रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। और इस खबर को लेकर बात करेंगे, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, फिलहाल जो भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, जल्द ही 50 दिन इसको पूरे होने वाले हैं, लेकिन आस पड़ोस के अगर हम दूसरे देशों की बात करें, उनकी भूमिका की बात करें, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चीन अपनी बात को सामने रख रहा है या फिर आज जो बाइडेन ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, क्या लगता है आपको फिलहाल इस युद्ध को लेकर? न सिर्फ ये युद्ध अब इन दोनों देशों के बीच रहा, बल्कि बाकी सब जो पूरे इन देशों से जो भी राजनीतिक, सियासी, सामरिक जो भी फायदा उठाना चाहते हैं इन देशों का, वो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर देश अपने अपने कूटनीति और अपने अपने सामरिक हित पूरे करने में लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, रशिया और यूक्रेन की तरफ से मर्सनरीज की बात आ रही है। तो नाटो देशों के मर्सनरीज वहाँ यूक्रेन के पक्ष में जाके लड़ रहे हैं और इधर से सीरिया जैसे देशों के मर्सनरीज रशियन मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सी न्यूज आई हैं जिनमें इन मर्सनरीज को पकड़ा है। रशियंस ने यूक्रेनियन मिलिट्री वालों को पकड़ा है, यूक्रेनियन मिलिट्री ने रशिया वालों को पकड़ा है। तो युद्ध केवल यूक्रेन और रशिया के बीच में न होके व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा विस्तार होता लग रहा है मेरे को। दूसरा यह है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को लेके दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। रशिया ने पहले कहा कि अमेरिका ने बहुत सी वो बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की वहां पे लेबोरेटरीज खोल रखी हैं, तो उनको पकड़ने का दावा किया। इधर से अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रशिया केमिकल वेपन्स यूज कर लेता है। इस सब के चक्कर में दुनिया एक खतरे में जाती लग रही है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की अर्थव्यवस्था पेंडेमिक की वजह से डूब रही थी, बर्बाद हो रही थी, और उसमें यूक्रेन के और रशिया के वार की वजह से सभी देश अपनी सेना को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। और जब सेना को मजबूत करेंगे तो राष्ट्रीय बजट का ज्यादा हिस्सा सेना पे जाएगा, तो जो लोक कल्याणकारी गतिविधियां हैं, जन सामान्य के काम की जो विकास संबंधी खर्चा है वो सभी देशों में कम होगा। इसके साथ साथ पूरा जो एक तरह का सप्लाई नेटवर्क है, सप्लाई चेन है, वो सब जगह डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से एनर्जी, फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर पूरी दुनिया में जाते थे, तो सबके लिए खतरा बना हुआ है। और जब भारत के 2x2 बातचीत करने के लिए वहाँ वाशिंगटन गए हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तो वहाँ भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रशिया से ऑयल और गैस लेके पूरी न करे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप यूरोप की तरफ अटेंशन क्यों नहीं पे कर रहे, भारत की तरफ तो कर रहे हैं। तो यूरोपियन देश हैं जो नाटो के आपके अलाइज हैं, वो रशिया से अपनी गैस और पेट्रो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप उन पे तो दबाव बनाइए। तो स्पष्ट रूप से भारत ने कह दिया है। तो भारत जैसा देश है वो अभी भी एक तरह का स्वायत्त और स्वतंत्र नीति अपनाए हुए है। तो भारत और चीन जैसे देश अगर कुछ मध्यस्थता करें तो मेरे ख्याल से कुछ संभावना हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों देशों के बीच में कोई मध्यस्थता का वातावरण बनेगा, क्योंकि नेटो देश हैं वो तो और एस्केलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हथियार तो दे रहे हैं, हथियार के साथ साथ अब मशीनरी भी भेजना शुरू कर दिया है। तो अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते में तो पूरे इस युद्ध का और अधिक विस्तार हो सकता है, जो बहुत खतरनाक स्थिति होगी पूरी दुनिया के लिए, केवल एक देश के लिए नहीं। तो उससे कैसे बचाया जाए, इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई में